हेलो माय वाईटी फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्योंकि हम जा रहे हैं गुजरात। ये तो हमने स्टार्ट कर ली हमारी सारी पैकिंग और लगेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ भी मिस ना करें, सब कुछ रख ले वहाँ पे, जिसकी भी नीड हो, चाहे नीड ना भी हो वो चीज़ें भी हम रख लेते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हमारे स्टेशन पे जहाँ से हमारी ट्रेन थी। हम लोग जितना एक्साइटेड थे उतना ही हमारी ट्रेन भी लेट थी, और इस चक्कर में हमारी जो भतीजी है उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसको रात में जागना पड़ रहा था। फाइनली हमारी ट्रेन आई और हम सब लोग हमारी ट्रेन में बैठे, और इतना हम लोग थक चुके थे कि ट्रेन के अंदर जाते ही हम लोग सो गए तुरंत अपनी सीट पे। उसके बाद मॉर्निंग में उठे तो मॉर्निंग में मैंने और मेरी भतीजी ने बहुत ज़्यादा मस्ती की ट्रेन में। ट्रैवलिंग में अगर आपकी फ़ैमिली आपके साथ में हो तो मज़ा जो है वो जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि आपकी फ़ैमिली, आप उनके साथ में अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और मेरी भतीजी की वजह से जो मेरी ट्रिप का मज़ा था ना वो जस्ट डबल हो गया था, क्योंकि वो इतना हम लोगों को इन्जॉयमेंट देती थी, क्योंकि वो इतनी बातें करती है कि कभी भी आप बोर नहीं हो सकते। उसके साथ में हमेशा आप हंसते खेलते। और कब हम लोगों का रास्ता कट गया, जो कि काफ़ी दूर था हमारे यहाँ से यूपी में, उन्नाव से हम लोगों का गुजरात काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ जाता है। काफ़ी डिस्टेंस, अब किलोमीटर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट काफ़ी डिस्टेंस है। तो लेकिन मेरी भतीजी के साथ में मुझे ये रास्ता बिल्कुल पता नहीं चला। उसने इतने फ़न मोमेंट्स किए कि रास्ता और मज़ेदार हो गया। उसने मुझे बहुत सारी पोएम्स सुनाई, बहुत सारे जितने भी उसको लर्निंग उसने की थी, काउंटिंग वगैरह सब कुछ सुनाया। और जब नाइट हुई तो क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने आफ्टर डिनर थोड़ा सा वहाँ पे वॉकिंग भी की, क्योंकि वो अगर वॉकिंग नहीं करती तो उनको थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद ट्रैवलिंग करते करते हम लोग आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही गए, जो कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, क्योंकि अहमदाबाद से हमारी नेक्स्ट ट्रेन भी थी। लेकिन उसके बीच में जो गैप था वहाँ पे हमें उसका वेट करना था वेटिंग रूम में। तो अहमदाबाद स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग सीधे चले गए वेटिंग रूम की तरफ। वेटिंग रूम बहुत अच्छा था, अच्छा मेंटेन किया था, क्योंकि वो चार्जेबल था, उसका चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन वहाँ वेटिंग रूम में मैंने जो इमेजेस वगैरह देखी तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरा बचपन जो कि गुजरात में ही बीता है, तो मैंने हमेशा बचपन में वहाँ बुक्स में पढ़ा है गरवी गुजरात। तो वो गरवी गुजरात की जो इमेजेस हैं वो मैंने वहाँ पे देखी। जो जगह जगह पे सोमनाथ टेम्पल्स हैं या जो कल्चर है, जो डांडिया वगैरह, उन सब की इमेज हमारे वहाँ पे जो भी वेटिंग रूम था वहाँ पे लगी हुई थी। रात हो चुकी थी लेकिन हम लोग को भूख लगी थी, तो कुछ स्नैक्स वहाँ से लिया। और इसी बीच में हमारी भतीजी वो सोने की एक्टिंग करने लगी, क्योंकि नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी, बट थोड़ी सी एक्टिंग उसने की। लेकिन जो उसकी एक्टिंग थी वो कामयाब नहीं रही, फिर भी वो जग गई। फिर हमारी नेक्स्ट ट्रेन का टाइम हो गया, जिसका वेट हम लोग उसके जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी वहाँ पे वेट करने लगे। देन हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग बैठे, और क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी ट्रेन में बैठते ही फिर से हम लोग सो गए, क्योंकि मॉर्निंग में हमें पता था कि जो भी हमारा लास्ट स्टॉपेज है वहीं पे हमें उतरना है। तो हम लोग एकदम बेफिक्र होके सो गए, और सो के उठे तो हमारा स्टेशन आ चुका था, और स्टेशन से हम लोग निकल गए। हमारे भैया हमें लेने आ गए थे, पिकअप किया उन्होंने, और हम पहुँच गए हमारी मौसा जी की सोसाइटी में। खैर मेरे मौसा जी एक्सपायर हो चुके हैं, वो लास्ट ईयर ही वो एक्सपायर हुए हैं। तो ये उनका घर है, उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत घर बनाया है, मतलब उसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मौसा जी जो मेरे थे वो, उनका नेचर इतना अच्छा था, हम लोग हमेशा उनको मिस करते हैं, और शायद उनकी कमी कभी पूरी भी नहीं हो सकती है। बहुत इतना उनके कोई वर्ड्स नहीं, जितना वो सबकी केयर करते थे और इतने अच्छे थे। तो ये उनका घर है, ये एक छोटा सा मैंने होम टूर किया है उनका, आप लोग देख सकते हैं। हमें सबसे बेस्ट मंदिर लगा। इसका नाइट व्यू भी मैं दिखाऊंगी, जब लाइट्स वगैरह ऑन होती है मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। ये उनका घर है। और मौसा जी लास्ट ईयर ही उनको ट्यूमर हो गया था, जिस वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो हम लोग अभी यहीं पे 4 या 5 डेज़ हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग को जाना है सोमनाथ, द्वारिका और नागेश्वर। ये 2 ज्योतिर्लिंग और द्वारिका जाना है, तो हम लोग यहीं से जाएंगे। हम लोग जैसे ही पहुँचे हम लोग घर, वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए। उसके बाद में भाभी ने हम लोगों के लिए ऑलरेडी लंच प्रिपेयर कर दिया था। सब लोगों ने, ये मेरे मौसा जी हैं, और हम लोगों ने तुरंत लंच वगैरह किया। लंच करने के बाद में हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद में आदमी, और शायद आप लोगों को भी लगता है, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग कर लेती हूँ ट्रेन में, तो मैं कहीं भी बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है, ट्रेन चल ही रही कंटिन्यू। मुझे 1-2 दिन तो ऐसा लगता ही है कि ट्रेन मेरी चल रही है। आप लोगों को भी लगता हो तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़।
तो उसके बाद में थोड़ा सा हम लोगों ने दोपहर को रेस्ट किया, क्योंकि भैया ने बोला था कि शाम को फिर से हम लोग थोड़ा सा जामनगर एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए हम लोगों ने दोपहर को रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में हम लोग शाम को फिर से तैयार हो गए। वहाँ का एक टेम्पल है, शायद जो लोग गुजराती होंगे उनको पता होगा, जहाँ पे 40 साल से उसका गिनीज़ रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि 40 साल से सीताराम धुन चल रही है। मीन्स लोग रोज़ भजन गाते रहते, कंटिन्यू वो धुन बंद नहीं हुई है। तो मैं ये सारा होम टूर थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, आप लोग घर देख लीजिएगा। देन हम लोग फिर शाम को, क्योंकि रेडी होके जा रहे थे कहाँ पे, मंदिर दर्शन करने के लिए। राम जी का मंदिर है जहाँ पे 40 साल से कंटिन्यू, मतलब एक लोग उठते हैं तो दूसरे लोग भजन को गाना स्टार्ट कर देते हैं, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये भजन चलता ही रहता है। तो उस मंदिर में मैं शाम को जाना था, तो दोपहर को हम लोगों ने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह किया। स्नैक करके, क्योंकि मेरा तो जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन मेरा फास्ट था, मैं प्रदोष का फास्ट करती हूँ, तो मैंने तो नाश्ता नहीं किया। मैं आपको होम टूर करा रही थी, जितने में सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, और सब लोगों ने नाश्ता करने के बाद में शाम को सब लोग तैयार हो गए। और शाम का जो ये व्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे नारियल के पेड़ हैं, जहाँ पे एक घर था सारे नारियल के पेड़ हैं, तो जो व्यू होता है ना शाम का, वो इतना सुंदर। और हवा तो जो समंदर की हवा होती है ना, एकदम ठंडी ठंडी, मीन्स आप बिना एसी के भी शाम को आराम से बैठेंगे तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। और हाँ, मेरी वाईटी फैमिली, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स या वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, और थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ भी दिया करिए। अगर आप लोग को कुछ सजेशन हो कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कहाँ पे नीड है जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंडली आप बोल सकते हैं, बेझिझक होकर बोलिए कि आप लोगों को शॉर्ट्स में। सबसे बेस्ट पार्ट हमें उस सोसाइटी का ये लगा कि वहाँ सबके घरों में झूले हैं, या तो वो बाहर हैं घर के, या फिर घर की टेरेस पे हैं। और मुझे झूले में बैठना पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है झूले में झूलना, जबकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को झूले में बैठना पसंद है कि नहीं। तो मैंने आपको बोला था ना कि शाम को जो लाइट्स जलती हैं, खासकर जो मंदिर में लाइट, वहाँ पे मंत्र भी लिखा है, और लाइट वगैरह इतनी अच्छी हैं। हम लोग जितने दिन थे उतने दिन हर रोज़ हम लोग शाम को वॉकिंग करने ज़रूर जाते थे, क्योंकि व्यू इतने अच्छे अच्छे थे, क्योंकि ग्रीनरी वहाँ पे, और शाम को इतनी प्यारी हवा चलती कि आप प्लांट्स, आप लोग को खुद फील होगा कि प्लांट्स की पत्तियाँ देखिए कैसे उड़ रही हैं, ये सब हवा इतनी शाम को, कि अगर आप शाम को ऐसे बैठ जाएंगे, आप मंदिर का व्यू देखिए, मंदिर बहुत सुंदर है। हाँ, और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर घूम चुका है। स्पेशली जो लोग गुजरात से हैं वो लोग तो शायद जा भी चुके होंगे, क्योंकि ये लोकल का है। तो शाम हो चुकी थी, हम लोग फटाफट अपना तैयार हुए, तो तैयार होकर हम लोग पहुँच गए वही मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कि जहाँ पे 40 सालों से राम जय श्री राम भजन कंटिन्यू है, और इसका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो उस मंदिर के रास्ते में ये तालाब पड़ता है, बहुत बड़ा सा तालाब, क्योंकि कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना है। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग गए हो कि नहीं गए हो इस मंदिर में। फिर मॉर्निंग में हम लोग फटाफट तैयार होकर सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे वहाँ पे द्वारिका के लिए। द्वारिका में, क्योंकि हम लोग को बेट द्वारिका जो है वो 12 बजे बंद हो जाती है, तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ जाना है। और जो लोग गुजरात में देखा, उन्होंने जो विंड मिल होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम इतनी सारी विंड मिल्स देखी थी, तो मेरा मन, और मेरी भतीजी का, मैं आप लोगों को रास्ते में दिखाऊंगी, इतनी सारी विंड मिल्स थी। और मुझे यहाँ गुजरात में ये जो बादल है, मतलब हमारे यहाँ भी बादल है, बिना बादल के कोई नहीं हो सकता, बट जो बादल का कलर था ना, वो मुझे यूपी से थोड़ा डिफरेंट लगा। आप लोगों को भी डिफरेंट लगा हो तो बताइएगा। मेरा भाई लेकिन कह रहा था कि उसको तो डिफरेंट नहीं लगा, बट मुझे लग रहा था, और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और मेरी भाभी को भी लग रहा था डिफरेंट, पर मेरे भाइयों को नहीं लग रहा था। तो अगर आप लोग को लग रहा हो, मैं दिखा रही हूँ बादल आप लोगों को, आप लोग बताइएगा कि आपको लग रहा है डिफरेंट कलर कि नहीं, यूपी से, ठीक है। उसके बाद में तो ये सारी विंड मिल्स हैं, और मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि ये जितनी भी विंड मिल्स हैं, इसकी पर विंड मिल की कॉस्ट करोड़ों में होती है, करोड़ में। क्या आपको पता था? अगर आप लोग को पता था तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी फिर जो टाटा केमिकल्स, जहाँ पे टाटा नमक बनता है, क्योंकि ये सारा समुद्र है, और समुद्र के पानी से ही यहीं पे नमक की खेती की जाती है। यदि आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स, जहाँ पे सारा टाटा का नमक बनता है, नमक हो तो टाटा, वही वाला। और ये सारे जितना समुद्र है यहाँ पे,
सुबह के समय समुद्र में पानी का लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दोपहर होती है, शाम होती है, तो समुद्र का जो पानी का लेवल होता है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। और उसके बाद हम लोग इस सब रिवर को क्रॉस करते पहुंच गए सेतु ब्रिज। ये ब्रिज अभी थोड़ा नया ही बना है, क्योंकि पहले मेरी मम्मी जा चुकी तो उन्होंने बताया ब्रिज नहीं था, तब लोगों को शिप के थ्रू बेट द्वारिका जाना पड़ता था। मीन्स आप बोट या शिप में बैठ के तब समुद्र को क्रॉस करके तब जाते थे। लेकिन अब ये ब्रिज बन चुका है तो कार वगैरह ब्रिज से ही जाती हैं, फिर आगे आप अपना कन्वेंस चेंज करके फिर वहाँ से बेट द्वारिका। और बेट द्वारिका है, हाँ सोमनाथ है, कहीं पे भी फ़ोन अलाउड नहीं होता है, फ़ोन पहले ही सबमिट हो जाता है। जो लोग द्वारिका वगैरह गए हैं उनको सबको पता होगा कि वहाँ पे फ़ोन सबमिट हो जाता है, तो अंदर की फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक करना पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे दर्शन हुए बेट द्वारिका में। बेट द्वारिका से हमें वो चावल भी मिले जो सुदामा जी मतलब वो सब लोग चावल जो चढ़ाते हैं जो सुदामा जी लेके आए थे कृष्ण जी के लिए, आपने भी देखा होगा कृष्णा में। ऐसी मान्यता है कि उन चावल को घर में लाकर पकाना चाहिए और घर में रखना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा है जहाँ पे खाना पीना बन रहा है, तो उन चावल को उसमें ऐड करने से बरकत होती है। तो हम लोग भी सब लोग अपने साथ वो चावल लेके आए प्रसाद समझ के। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए रुक्मिणी महल के लिए। रुक्मिणी मंदिर है रुक्मिणी जी का, और गोपी तालाब वो तालाब है जहाँ पे गोपियाँ रोते हुए कृष्ण जी के पीछे पीछे मथुरा वृंदावन से द्वारिका तक आई थी। तो यही है गोपी तालाब, जहाँ पे गोपियाँ सारी इसी तालाब में विलुप्त हो गई थी। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ थी, और गोपी तालाब के आगे बहुत सारे मंदिर भी हैं छोटे छोटे, साथ में मार्केट भी है। तो मैंने मेरे भाई ने यहीं पे हम लोगों ने जो मछलियाँ थी उनको दाना खिलाया, लैया वगैरह जो वहाँ मिल रही थी उसको हम लोगों ने खिलाया। और साथ में ही जो यहाँ मार्केट थी वहाँ पे कान्हा जी की बहुत सुंदर सुंदर पोशाक वगैरह मिल रही थी। कान्हा जी के झूले, कान्हा जी के आसन बहुत अच्छे, मतलब ऑल ओवर में द्वारिका में आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी, जो कि हम लोग को जल्दी मिलती नहीं है, तो वृंदावन में मिलती हैं। तो मछलियों को खिला के फिर हम लोग निकल गए नागेश्वर टेम्पल के लिए। नागेश्वर टेम्पल वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, तो हम लोग सब लोग पहुँच गए थे। और धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन शिव जी की कृपा है कि हम लोग आराम से पहुँच गए थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा था कि जहाँ पे फ़ोन अलाउड था, फ़ोन अंदर आप ले जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है वहाँ तक भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक कराए हैं, क्योंकि और अगर जो लोग पहले गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि तब मंदिर थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन अब इतना सुंदर, उसमें पूरा मिरर वर्क हो रहा है, पूरा कांच का वर्क हो रहा है, जिससे अब जब रिसेंट कुछ महीनों के बाद अगर कुछ लोग वहाँ पर जाएंगे तो ये मंदिर देखिए पूरा जब फिनिशिंग हो जाएगी तो बहुत ही सुंदर नागेश्वर टेम्पल हो जाएगा। अंदर ही मंदिर के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद नंदी भगवान हैं। नंदी भगवान आप सबको पता होगा, जो लोग भी शिव भक्त होंगे या नॉर्मली सबको पता है कि नंदी जी से विश कहने पर हमारी विश पूरी हो जाती है। तो हम सब लोगों ने वहाँ पे, लेकिन काफ़ी भीड़ लगी थी। आप लोग भी जो मेरे व्यूअर्स हैं आप लोग कर सकते हैं दर्शन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और नंदी भगवान जहाँ पे थे वहाँ पे बहुत अच्छी खासी लाइन लगी थी उनसे अपनी विश कहने के लिए। मंदिर परिसर बहुत सुंदर है और वो काफ़ी बड़ा भी है। और मंदिर के अंदर ही आपको एक बड़े शिव जी की, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, प्रतिमा है। साथ में ही शनि भगवान का मंदिर है अंदर, और एक कुंड है जिसकी परिक्रमा की जाती है, मुझे उस कुंड का नाम नहीं पता। और उस कुंड की जो राख होती है वो भी लगाने से बीमारी वगैरह दूर होती है, ऐसी मान्यता है। और मंदिर तो खैर इतना सुंदर था कि आप खुद देख सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत सुंदर। और ये जो खासकर शिव जी की जो प्रतिमा थी ना, वो तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर नागेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग एक होटल में रुके, क्योंकि हम लोग के बहुत भूख चक दर्शन हो चुके थे। तो हम लोगों ने सब लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाया, और दोपहर हो चुकी थी, जल्दी से खाना खा के फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोग को अब जाना था बीच पे, जो कि है शिवराजपुर बीच। इस बीच में जाके बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हम नेक्स्ट डे पे बीच पे गए थे, बट इस बीच पे जितनी भीड़ थी और जितनी एक्टिविटीज़ वगैरह फ़न एक्टिविटीज़ हो रही थी उतनी उस बीच पे नहीं थी। इस बीच पे इतने सारे कैमल्स थे, इतनी तरह की स्टीमर वगैरह, स्टीमर बोट्स तक थी, मतलब बहुत सारी फ़न एक्टिविटी जिनको भी इंटरेस्टेड थे। वैसे तो इंटरेस्टेड मैं भी थी, बट रिसेंट कुछ महीनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, आप लोग भी अवेयर होंगे उसके बारे में, कि जिसमें बहुत सारे लोग डूब के मर गए। तो इन सब चक्करों को, इन सब मतलब न्यूज़ की वजह से मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया था कि पानी वाली जगह से एकदम दूर रहना, एकदम दूर। फिर मेरे भाई और भाभी ने वहाँ पे ऊँट की सवारी भी की, और मेरी भतीजी ने वहाँ पे सैंड से बहुत सारी आर्ट वगैरह बनाई। और समुद्र का बहाव जो था इतना तेज़ था कि अगर आप ज़रा सा भी थोड़ा दूर गए तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। हम लोग तो ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, थोड़े थोड़े ही पानी में गए थे, लेकिन इतना फोर्सफुली जितना भी आ रही थी लहरें, वो इतनी फोर्सफुल थी कि आपको गिरा सकती है अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो।
धूप तो इतनी तेज़ थी, लेकिन वही है ना कि जब इंसान को फ़न एक्टिविटी करनी है, इंसान को एंजॉय करना है, तो इंसान को धूप भी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप लोग भी बीच पे गए होंगे तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम लोग बीच पे जाते हैं, उसके बाद जब हम लोग बाहर आए हैं तो पूरे पैरों में पूरे कपड़े, बैग जो भी लहरों के कांटेक्ट में आया था, सब पे नमक ही नमक, पूरा वाइट वाइट हो गया था। लेकिन मज़ा बहुत आया। फिर हम लोग जो सैंड पे बाइक्स चलती हैं, इनको शायद बाइक ही कहते होंगे, आई डोंट नो। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा इनको क्या बोलते हैं। उसकी राइडिंग की ये करने के बाद में, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और हम लोग को मेन द्वारिका भी जाना था, रुक्मिणी मंदिर भी जाना था, तो हम लोग फटाफट वहाँ से निकले और तुरंत पहुँचे रुक्मिणी मंदिर। रुक्मिणी मंदिर की ये मतलब स्टोरी है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ पे अगर आप पानी दान करेंगे तो आपको पितरों का तर्पण होगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।